हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज के अपने वीकली वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं अपने लो बैक पेन सीरीज का। ये वर्ड है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ये लिस्थेसिस के बारे में आपने अपने एमआरआई की रिपोर्ट में देखा होगा कि ये वर्ड लिखा होता है, या फिर डॉक्टर के मुंह से सुना होगा कि आपको लिस्थेसिस हो गया है। अब इसको कोई लोग पूरा भी बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, और कभी कभार डॉक्टर इसका शॉर्ट फॉर्म में लिस्थेसिस भी बोलते हैं। तो फिर से ये एक रीढ़ की हड्डी के दर्द की एक वजह है और ये काफ़ी कॉमन है। अगर हम बात करते हैं रेडिकुलोपैथी पेन, जहाँ पे कि स्लिप डिस्क होती है, शियाटिका जैसे पेन होते हैं, तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस उसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण कॉज हो सकता है जो कि कमर के दर्द का कारण है। तो ये आखिर होता क्या है, इस वर्ड की जानकारी उन लोगों को ज़रूर होनी चाहिए जिनकी एमआरआई की रिपोर्ट में ये वर्ड आया है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एक रीढ़ की हड्डी यानी कि एक बोन डिसऑर्डर है जिसमें अ बोन स्लिप्स फॉरवर्ड इन रेफरेंस टू द बोन बिलो इट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी में अगर कोई आपकी एक रीढ़ की हड्डी आगे खिसक जाती है इन कंपैरिजन टू उसके नीचे वाला हड्डी या उसके ऊपर वाला हड्डी, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। अगर मैं आपके सामने एक ये उठाता हूँ वर्टिबल कॉलम, मेरे पास में एक नमूना है, तो ये वर्टिबल कॉलम में ये वाला जो पार्ट है, जो हमारे कूल्हे के ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग लंबर एरिया बोलते हैं। जितनी भी ये बैक पेन की प्रॉब्लम होती हैं ये लंबर एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं। उसका कारण ये है कि लंबर एरिया का जो वर्टिब्रा है उसमें मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कंपैरिजन अगर हम थोरैसिक जो मिड बैक है या फिर सर्वाइकल की बात करें तो हमारे लंबर एरिया में सबसे ज़्यादा कमर दर्द की समस्या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम होती है जिसको हम रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं। तो ये सारी समस्याएं लंबर एरिया में उसकी मोबिलिटी, उसकी हाइपर मोबिलिटी की वजह से ज़्यादा होती हैं। थोरैसिक स्टिफर है, यहाँ पे आप कभी कोई स्लिप डिस्क नहीं ऑब्जर्व करेंगे, और थोड़ा बहुत आप नेक एरियाज में देखेंगे कि नेक एरिया में भी अक्सर लोग बोलते हैं कि उनको हाथ में झुंझुनाहट हो रही है या हाथ में रेडिकुलोपैथी साइंस है, पीआईवीडी नेक की वजह से होती है, यहाँ पे भी आपको स्टेनोसिस होता है। तो नेक भी इन्वॉल्व है, लंबर भी इन्वॉल्व है, बट आई मीन टू से कि लंबर में प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं क्योंकि मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब हम आते हैं वापस अपने स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि लंबर का जो एरिया है और इस लंबर के एरिया में हम देख रहे हैं कि एक रीढ़ की हड्डी आगे खिसक गई है उसके ऊपर या नीचे की वजह से। अब ये आगे जो खिसकी है वो क्यों खिसकती है, आखिर ऐसा क्या हुआ? मेरी ओपीडी में तो मैं देखता हूँ कि अक्सर जो फीमेल पेशेंट है उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा उनके साथ में क्या हुआ। तो कॉजेज़ इसके जानने बहुत ज़रूरी हैं कि कॉजेज़ इसके क्या हो सकते हैं, मतलब कारण क्या है कि आपको ये लिस्थेसिस हो गया। फीमेल पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि वो कभी गिरी थी, वो बोलती हैं कि हमको याद नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि 60, 65, 70s की एज में आके फीमेल पेशेंट बहुत ज़्यादा गिरने लग जाती हैं। तो फॉल बिकम्स वन ऑफ द मेजर रीज़न कि आपको एक रीढ़ की हड्डी आगे खिसक जाए और आपको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो सकता है। देन ये ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़ती उम्र की ही बीमारी हो, ये यंग को भी होती है अगर वो किसी तरह का स्पोर्ट्स इंजरी में हो जाए। जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की, जैसे कि फुटबॉल है, रग्बी है, हॉकी है, जहाँ पे कि प्रतिद्वंदी जो होता है वो आपके समक्ष आके सामने आके आपसे कोई बॉल या किसी तरह की कुछ गेंद से आपसे वो छीनने की कोशिश करता है, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बोलते हैं। तो इसमें जब वो भिड़ंत हो जाती है, उस भिड़ंत के होने की वजह से भी आपको इस तरह का एक समस्या हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि जब आपने कोई बहुत ज़ोर से अचानक से आपने कोई फॉरवर्ड बेंड या बैकवर्ड बेंड किया, बेसिकली ये बैकवर्ड बेंडिंग की वजह से ज़्यादा होता है, तब आपकी रीढ़ की हड्डी आगे खिसक जाती है। ये नमूना फिर से मैं उठाता हूँ और नमूने को आप देखिए कि अगर ये मेरा हिप जॉइंट है और अगर मैं एक्सटेंशन में गया तो ये जो मेरी रीढ़ की हड्डी है ये आगे चली जाएगी। इसके आगे जाने की वजह से स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस आपको हो सकता है।
फिर कुछ तरह की आती हैं बीमारियां, इसको हम बोलते हैं डीजनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर्स। मतलब कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका बाल सफ़ेद हुआ, आपके आंखों में मोतियाबिंद हुआ, वैसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है, और जिसकी वजह से कि जो वर्टिब्रा हैं ऊपर नीचे के वो होल्ड नहीं कर पाते और यहाँ पे कुछ इंजरीज हो जाती हैं। इन इंजरीज को हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे कुछ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं या फिर एक कंप्लीट रप्चर हो सकता है बोन का फ्रैक्चर, जिसकी वजह से ये बोन आगे की तरफ खिसक जाए। अभी जो एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, बट पहले कॉज को हम जान लें कि आखिर ये होता क्यों है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस और डिस्क डिजनरेशन, ये सब बढ़ती उम्र की बीमारियां हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डियां जो हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं कि वो अच्छे से वहां पे पकड़ कर पाए और वहां पे छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी आगे खिसक जाती है। फिर आते हैं हम वीक कोर मस्कुलेचर के ऊपर, मतलब कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो आपका कोर मसल्स है, आपकी फॉरवर्ड एब्डोमिनल मसल्स, आपकी बैक एक्सटेंसर्स मसल्स और भी साइड की जो कोर मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपके लिस्थेसिस, आपकी वर्टिब्रा को होल्ड कर पाएं। ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग में या बैक बेंडिंग में वो होल्ड नहीं कर पाता और आपका वर्टिब्रा आगे की तरफ खिसक जाता है। इस वजह से ये लिस्थेसिस होता क्या है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या, आपने बैक बेंड कर दिया और आपका लिस्थेसिस हो गया, या फिर इनमें से कोई आपकी भिड़ंत हो गई, तो भिड़ंत हुआ तो फ्रैक्चर हो सकता है, आप गिरे तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे किसी बोनी इंजरी का जिक्र हम जरूर करेंगे कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में कुछ ना कुछ तो आपकी चोट लगी है जिसकी वजह से वो रीढ़ की हड्डी आगे खिसक गई है। अब अगर मैं आपको एक छोटा नमूना फिर से दिखाता हूँ, ये दो रीढ़ की हड्डी हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आपस में अच्छे से रखी हुई हैं और एक रीढ़ की हड्डी से दूसरी रीढ़ की हड्डी के बीच में यहाँ पे एक डिस्क लगी होती है और ये इस तरह से आर्टिकुलेट करती हैं। ये फॉरवर्ड बेंड करता है, ये बैकवर्ड बेंड करता है। अब इस रीढ़ की हड्डी में कुछ तो ऐसे वजह होगा, देखो मेरे इसे हिलाने के बावजूद भी ये रीढ़ की हड्डी आगे नहीं खिसक रही है। तो होता ये है कि यहाँ पे जो एक ये जोड़ आप देख रहे हैं, इस जोड़ को जब ये टूट जाए तो टूट जाने के बाद में ये रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ खिसक जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच में एक जोड़ होता है और वो जोड़ आगे की तरफ खिसक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो जाता है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि आखिर फॉल से या फिर किसी तरह की स्पोर्ट्स इंजरी से या बेंडिंग से या डीजनरेटिव डिसऑर्डर से ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपकी जो वर्टिब्रा है वो आगे की तरफ खिसक गई। दरअसल क्या होता है कि ये जो अगर नमूना अगर आप देखें ध्यान से, तो रीढ़ की हड्डी का ये जो पिछला वाला पार्ट है, मतलब मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मेरा पिछला पार्ट ये सारा जो पिछला पार्ट है, इस पिछले पार्ट में ये रीढ़ की हड्डी निचले वाली रीढ़ की हड्डी के साथ में एक जॉइंट पे आर्टिकुलेट करती है, मतलब घूमती है। अब वो जॉइंट इसको आगे की तरफ घुमाता है, पीछे की तरफ घुमाता है और साइड टू साइड घुमाता है। अब ये वर्टिब्रा इतना अच्छे से यहाँ पे पैक है कि अगर मैं इसको खिसकाने की कोशिश करूँ तो ये नहीं खिसकेगा। अब जब तक कि वो जॉइंट जहाँ पे कि वो स्टक्ड है या जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है, उसको हम पार्स इंटर आर्टिकुलरिस बोलते हैं। और जब भी कोई पार्स इंटर आर्टिकुलरिस का कोई भी डिफेक्ट होता है तो उस डिफेक्ट की वजह से उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, तो जो वर्टिब्रा होता है वो आगे की तरफ माइग्रेट कर जाती है। पार्स इंटर आर्टिकुलरिस आपको इस तरफ दिखाई देगा और वर्टिब्रा आगे की तरफ चली जाती है। जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, जब हम पेशेंट की वर्टिब्रा को पीछे से पैल्पेट करके देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पीछे की तरफ कहीं लंबर स्पाइन में उसके एक हॉलो, एक स्टेप आता है, जिसमें देखते हैं कि फील होता है कि वो शायद वर्टिब्रा आगे चला गया है। तो इस कंडीशन को हम लोग स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। ये कंफर्मेशन के लिए पेशेंट का एक्सरे होता है साइड व्यू से इस तरफ से एक्सरे होगा पेशेंट का, और किसी तरह के हम लोग सीटी स्कैन्स और एमआरआई में भी उसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं। जब हम लोग पेशेंट का एक्सरे देखते हैं तो एक्सरे में अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो ये दिखता है कि एक वर्टिब्रा आगे की तरफ मूव कर गया है। अगर आप पार्स इंटर आर्टिकुलरिस को ध्यान से देखें, स्पेशली जब हम एक्सरेज देखते हैं, तो यहाँ पे हमको एक
डॉग शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो जिसको एक स्कॉटिश डॉग भी बोला जाता है। एक स्कॉटिश डॉग इस तरह का होता है कि डॉग की पूंछ यहाँ पे है और उसका हेड तकरीबन यहाँ बनता है। ये एग्जैक्टली एक्सरे में आपको बहुत अच्छे से दिखा देता है। और स्कॉटिश डॉग नाम इसलिए रखा है कि उसके गले में एक पट्टा बंधा होता है। अगर पट्टा बंधा हुआ है तो वो स्कॉटिश डॉगशाइन वहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर उसको फ्रैक्चर हो गया है यहाँ पे और वर्टिब्रा उसका आगे माइग्रेट कर गया है तो स्कॉटिश डॉगशाइन पॉजिटिव होता है, जिसमें ये दिखाई देता है कि वर्टिब्रा आगे की तरफ हर्निएटेड और माइग्रेटेड है। ये एक्सरेज में आपको काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये बताया कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है और इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस को किस तरह से क्योर कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। उसमें हम आपको फिजियोथेरेपी की ईच एंड एवरी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो आप किस तरह की एक्सरसाइज करके स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस को ठीक कर सकते हैं। इसके ग्रेड 4 होते हैं, 1 2 3 4। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हम लोग फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करके इसको मैनेज करते हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है दैट कम्स अंडर ऑर्थोपेडिशियन पार्ट, वहाँ पे उसको सर्जिकली ऑपरेट करके ठीक करना पड़ता है। इसी के साथ आज का हम ये वीडियो एंड करते हैं। आपको ये वीडियो उन लोगों तक स्प्रेड करना है जिसके एमआरआई में इस तरह के टर्मिनोलॉजी हैं और जिसको बैक पेन है और जिसको समझ नहीं आता है कि उसके बैक पेन का रीज़न क्या है। उनके लिए इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो आपको फ्लैश करते रहते हैं। हमारे क्लिनिक की वेबसाइट्स की भी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। हम ये अपना वीकली वीडियो हर हफ्ते लेके आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे। हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।